ओके जी बच्चों, वेलकम टू स्विचफायर चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। मैं आपके साथ मोहम्मद उमैर राजा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें और उसके बाद आज जाएं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। और इसमें हम आपसे क्या कहते हैं कि what is the magnitude of a force on a current carrying conductor of length 25 centimeter carrying 2 milliampere current carrying current 2 milliampere placed perpendicularly in uniform magnetic field of 5 millitesla। यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने फाइंड क्या करना है और आपको गिवन क्या है। इसको सेक्शन में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले में गिवन है कि करंट जो है वो 2 मिली एम्पेयर है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर, मिली की वैल्यू 10⁻³ लेंथ जो है एल कंडक्टर की वाक बस 25 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻² का फैक्टर आ जाएगा मीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो है गिवन आपके पास 5 मिली टेस्ला। मिली की वैल्यू अगेन 10⁻³ तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला। और साथ ही साथ परपेंडिकुलरली का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, यानी कि इसमें थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा। तो फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड में लिखते हैं फोर्स ऑन द कंडक्टर जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड करना है। बहुत आसान सा, सिर्फ 3 लाइनों का आंसर है इसका। इसमें आप क्या लिखते हैं कि एज एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। ये कहाँ से है फार्मूला? जी बिल्कुल, जो आपने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक, उसमें आपने पढ़ा था कि कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। आई इसमें करंट है, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद साइन के बाद थीटा जो है वो कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, जो कि इस केस में क्या है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलरली का वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, करंट की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करने के बाद जब साइन 90 लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा। और ओवरऑल इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो उस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है इन सारी कंडीशंस के अंडर। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली उसने फर्स्ट क्वेश्चन को ही रिवर्स कर दिया है। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विच अ 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। यानी कि इसमें आपको क्या किया गया है कि कंडक्टर की लेंथ गिवन है, उसके अंदर से फ्लो करने वाला करंट आपको गिवन है, इसके बाद इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 120 न्यूटन, ये भी गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई की गई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि बी आपने फाइंड करना है। अच्छा, चलते हैं हम सबसे पहले गिवन की तरफ। तो उसमें हम क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं कि भाई लेंथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में करें तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, या आप कह लें कि सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, तो आप लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइड मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। और उसके बाद है करंट जो कि ए से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है 5 मिली एम्पेयर, मिली की वैल्यू 10⁻³ वो हमने लिख दी। जो हो गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर हमारे पास करंट, एंड फोर्स जो गिवन है वो F इक्वल टू 120 न्यूटन। सो बच्चे लोग, इसमें हमने क्या करना है कि टू फाइंड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो आंसर जो है वो ये भी तकरीबन 3 ही लाइनों का है। उसमें सबसे पहले हमने फार्मूला लगा दिया F इजिकल टू आई एल बी। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो साइन थीटा वाला फैक्टर भी था, वो किधर गया भाई? ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जब क्वेश्चन में एंगल का जिक्र ना किया गया हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब एंगल 90 डिग्री होता है। जब भी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप इसको सिंपल साइन थीटा, थीटा को 90 समझते हुए साइन थीटा को 1 समझते हुए इसको लाइक एलिमिनेट कर देंगे, साइड पे कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा आई एल बी। चलो जी आंसर की तरफ मूव करते हैं। एज एफ इजिकल टू आई एल बी, या फिर अगर हमने बी को फाइंड करना है तो उसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आई एल जो वो इस साइड पे आगे लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो एफ बाई आई एल इक्वल टू बी। बस अभी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर पे उंगलियां घुमानी है और आपने आंसर निकालना है, बिल्कुल ठीक निकालना है। और ये आपके पास आंसर आना चाहिए कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला। अगर ये आपके पास वैल्यू आ रही तो इट मीन्स कि यू आर जीनियस, आपने क्वेश्चन ठीक कर दिया। लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, बल्कि बहुत ही आसान आ गया है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि A step-up transformer has a turn ratio of 2:125.
एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न की रेशो गिवन है कि 2:125 है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी कॉइल में आपके पास 2 टर्न्स हैं तो सेकेंडरी में आपके पास 125 टर्न्स होंगे। इनके बीच में ये रेशो है। एग्जैक्ट टर्न नहीं पता लेकिन इनकी रेशो पता है। और ये भी पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और ये भी कह रहा है कि एंड 25 वोल्ट AC इज अप्लाइड एट इट्स प्राइमरी कॉइल। लो जी, एक और बात पता चल गई कि ट्रांसफार्मर है उस वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसके टर्न रेशो 2:125 है, यानी कि अगर प्राइमरी टर्न 2 हैं तो सेकेंडरी 125 है। प्राइमरी के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई की गई है वो AC है और 24 वोल्ट है। और फिर क्या आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स सेकेंडरी वोल्टेज। चलो जी, कोई बात नहीं, 3 चीज़ें उसने बताई हैं, एक तो हमें बतानी ही पड़ेगी। गिवन में हम लिखते हैं कि टर्न रेशो जो कि NS/NP या NP/NS लिख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो टर्न प्राइमरी के हैं वो प्राइमरी के सामने आएंगे, जो सेकेंडरी के रेशो वो सेकेंडरी के सामने आएगी। तो मीन्स कि आपके पास क्या बन जाएगा कि तो यह है NP/NS इक्वल टू 2/125। फिर प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है VP इक्वल टू 24 वोल्ट। टू फाइंड में हम क्या करेंगे कि सेकेंडरी वोल्टेज लिख देंगे इक्वल टू VS। ठीक हो गया जी, हमने फाइंड करना है एज आंसर में एज टर्न रेशो एंड वोल्टेजेस आर रिलेटेड एज। आपको ये बात पता है कि ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि जो वोल्टेजेस की रेशो होती है वही उनके बीच में नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो होती है। मीन्स के जितने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में टर्न्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस ज़्यादा होगा। ये रेशो सेम रहती है। सो हम क्या लिखते हैं कि VS/VP इक्वल टू NS/NP, या हमने VP को लेफ्ट साइड से उठाना है, राइट साइड पे दे मारना है और वहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। फार्मूला आपके पास बन जाएगा फाइनली कि VS इज इक्वल टू NS/NP मल्टीप्लाई VP। इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज आपके पास गिवन है, NS 125, NP 2 और VP जो है वो 24। मल्टीप्लाई कर देंगे 125 और 24 को और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500 वोल्ट। यानी कि जो सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास होगी वो होगी 1500 वोल्ट। Question number 4. You want transformers to step down alternating voltage from 440 volt to 220 volt. What should be number of turns of secondary coil if primary coil has 1000 turns? आपसे ये कह रहा है कि अगर आप एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज 440 वोल्ट को कन्वर्ट कर दे 220 वोल्ट पे, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज 440 वोल्ट होगी और उसकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है या आपके पास आउटपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होनी चाहिए। व्हाट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉयल पे कितने रखे जाएं इफ़ प्राइमरी कॉयल हैज़ 1000 टर्न। तो प्राइमरी कॉयल जो है उसके पास उसके ऊपर 1000 टर्न्स हैं, सेकेंडरी के टर्न्स कितने रखे जाएं ये आपका टास्क है। लेकिन आपको ये बताया गया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और वो क्या कर रहा है कि 440 वोल्ट को 220 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स कि उसकी हाफ वोल्टेज दे रहा है। तो हम गिवन में लिख देते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज VP इक्वल टू 440 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज VS इक्वल टू 220 वोल्ट एंड प्राइमरी टर्न्स NP इक्वल टू 1000। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हम लिखते हैं सेकेंडरी टर्न्स यानी कि NS। सॉल्यूशन में वही फार्मूला एज NS/NP इक्वल टू VS/VP, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है वही उनके बीच में वोल्टेज की रेशियो है। तो उसको फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। NP को उठा के राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा NS इक्वल टू VS/VP मल्टीप्लाई NP। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। VS यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट, VP प्राइमरी वोल्टेज 440 वोल्ट और NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा NS इक्वल टू 500। इसका मतलब है कि सेकेंडरी टर्न जो हमारे पास होने चाहिए वो है 500। इसके बाद हम मूव करते हैं ट्रांसफार्मर स्टेप अप 115 वोल्ट AC इंटू 345 वोल्ट AC। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 115 वोल्ट AC को कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज 345 वोल्ट में। सो व्हाट इज इट्स टर्न रेशियो। तो इसकी टर्न रेशियो क्या होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इफ सेकेंड इनके NP और NS आपसे पूछ रहा है। इफ सेकेंडरी कॉयल हैज़ 420 टर्न्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल। एक तो उनकी टर्न रेशियो पूछ रहा है, फिर आपसे ये भी पूछ रहा है, बता रहा है आपको कि 420 टर्न्स हैं सेकेंडरी पे, तो आप ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए प्राइमरी कॉयल के ऊपर। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं कि VP प्राइमरी वोल्टेज 115 वोल्ट, VS सेकेंडरी वोल्टेज 345 वोल्ट और NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल 420। टू फाइंड में हम लिखते हैं NS/NP। ये एक रेशो फाइंड करनी है आपने सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के टर्न्स की, और सेकंड जो है आपके पास वो NP है, नंबर ऑफ टर्न्स एग्जैक्टली फाइंड करने हैं प्राइमरी कॉइल के ऊपर।
तो सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं बगैर किसी ताख़ीर के कि एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। वी एस 345 है, वी पी 115 वोल्ट है। इनको डिवाइड कर देंगे, आपके पास 3 आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 3/1। तो इसके बाद ये जो आपके पास एन एस ओवर एन पी इक्वल टू 3/1 ये रेशो आ गई, यानी कि सेकेंडरी के जो टर्न्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं प्राइमरी के लिहाज से। तो आपको ये पता है कि सेकेंडरी के टर्न्स आपको गिवन हैं कितने, 420। तो आप ये बताइएगा कि प्राइमरी के कितने। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं नाउ एन एस ओवर एन पी इक्वल टू 3। इनकी जो बीच रेशियो है वो 3 है, या इसको हम यूँ में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एन पी फाइंड करना है तो एन पी को हम ले जाएंगे राइट साइड पे 3 के साथ, और फिर 3 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा, एन एस ओवर 3 इक्वल टू एन पी, और यहाँ पे एन एस की वैल्यू 420 हम पुट करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एन पी की वैल्यू आ जाएगी 140। इसका मतलब है कि प्राइमरी टर्न जो है वो आपके पास 140 होने चाहिए, और सेकेंडरी टर्न जो हैं वो 420 होने चाहिए। आप देख सकते हैं इनके बीच में रेशियो भी 1:3 की है। तो इसी वजह से जो वोल्टेज वो कर रहा है आपके पास, स्टेप अप कर रहा है, वो 15 से 345 कर रही है, इनकी वो भी 3 टाइम इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो टर्न की रेशियो है वो इनके बीच में वोल्टेज की रेशियो है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे कि व्हेन 100 वोल्ट एसी इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट गिव्स 250 वोल्ट एसी एज आउटपुट ऑन सेकेंडरी कॉइल। मतलब ये कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल के ऊपर अगर आप 100 वोल्ट अप्लाई करते हो तो सेकेंडरी कॉइल से आपको 250 वोल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इफ़ 30 वोल्ट एसी इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर देन व्हाट विल बी आउटपुट ऑन सेकेंडरी कॉइल। कह रहा है कि इस ट्रांसफार्मर के अगर इनपुट पे इनके प्राइमरी कॉइल पे 30 वोल्ट अप्लाई किए जाएँ तो सेकेंडरी वोल्ट कितने आपको मिलेंगे, या आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे। जबकि ये भी आपको बता रहा है कि अगर प्राइमरी पे 100 अप्लाई किए जाएँ तो आउटपुट आपको 250 मिलती है। तो गिवन में लिख सकते हैं केस वन से मुराद कि जब वीपी प्राइमरी वोल्टेज आपके पास 100 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास हो जाती है 250 वोल्ट। और केस टू में क्या है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो आपके पास 30 वोल्ट है, और सेकेंडरी वोल्टेज क्या है वो आपने फाइंड करनी है कि 30 वोल्ट अप्लाई करने से कितनी आउटपुट हमें मिलेगी। यहाँ पे ऊपर हमने एक डैश लिखी हुई है दोनों वीपी और वीएस के ऊपर, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि सेकंड केस की बात कर रहे हैं। और टू फाइंड में ज़रा हम क्या कर रहे हैं, वी एस डैश यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज जब 30 वोल्ट अप्लाई की जाएगी उस टाइम की। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं, सबसे पहले आपके पास फार्मूला है एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। तो वी एस और वी पी दोनों आपको गिवन है, 250/100 कर देंगे तो 2/2.5 या 5/2 भी इसका आप लिख सकते हो। ये रेशियो इनके बीच में कि प्राइमरी के अगर 2 टर्न्स हैं तो आपके पास जो सेकेंडरी के वो 5 हैं, या इनके बीच में रेशियो 2.5 है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं, नाउ वी एस डैश ओवर वी पी डैश इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ज़ाहिर है वोल्टेज डिफरेंट करने से उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो डिफरेंट नहीं हो जाते, वो तो जो उनके बीच में रेशियो पहले थी अभी भी वही रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी एस डैश डिवाइडेड बाई वी पी डैश इनके वोल्टेज के रेशियो को इक्वल करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की नंबर ऑफ टर्न्स से, या उसकी रेशियो से। तो क्या हो जाएगा कि वी एस डैश इक्वल टू एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई वी पी राइट साइड पे चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एन एस ओवर एन पी की रेशियो आप 5/2 भी लिख सकते थे, या 2.5 एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइमरी वोल्टेज 30 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 75 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप प्राइमरी कॉइल के ऊपर 30 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगी 75 वोल्ट, जो कि आपकी रिक्वायर्ड वोल्टेज है। बच्चों, वीडियो देखने का शुक्रिया, लेकिन यह है कि साथ साथ आप इसकी प्रिपरेशन भी करते जाएं, और ताकि जब आपके स्टैंडअप्स हों या प्री बोर्ड हों तो तब तक आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है वो आपको तैयार हों। तो अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छी दुआओं के साथ आपको रुखसत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।